हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 टाइनी टीचर। सो टाइनी का मतलब होता है छोटा एंड टीचर का मतलब होता है अध्यापक या फिर आप बोल सकते हैं शिक्षक। तो मतलब एक छोटा शिक्षक। तो ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है एंट्स के ऊपर। एंट कितना स्ट्रगल करती है, जो चींटियाँ होती हैं उनके बारे में है ये चैप्टर। चींटियाँ क्या क्या काम करती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, ये सारी चीज़ें। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it's not. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be a worm. No, none of these. It is the ant. तो फिर इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें ना सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो इंसेक्ट है उसका नाम बताना है जो कि तुमने कहीं देखा है। एंड वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट भी होना चाहिए। मतलब वो सबसे ज़्यादा छोटे होने के साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट भी होना चाहिए। क्या वो फ्लाई है? नहीं, वो एक फ्लाई नहीं है। क्या वो मॉस्किटो है? नहीं, वो एक मॉस्किटो भी नहीं है। तो फिर वो एक वॉर्म होगा, मतलब वो कोई एक कीड़ा होगा। नहीं, वो कीड़ा भी नहीं है। तो वो क्या है? तो फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं, वो एंट है। इन सब में से कुछ नहीं, वो है एक एंट, मतलब वो एक चींटी है। जो चींटी है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट इंसेक्ट भी होती है और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट भी होती है। आपने चींटी देखी होगी तो आपने देखी होगी वो कितनी छोटी सी होती है, बट वो छोटी सी चींटी ना बहुत ज़्यादा समझदार भी होती है। The commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sound almost untrue, but people have kept the ant as pet and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो वीडियो बता रहे कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आम, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इंसेक्ट भी आंट ही है और सबसे ज़्यादा छोटी और बुद्धिमान इंसेक्ट भी एंट ही है। जो एंट की लाइफ स्टोरी होती है ना वो मतलब ऑलमोस्ट अनट्रू लगती है। मतलब कुछ लोग तो एंट की जो लाइफ स्टोरी होती है उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं कि एंट इतना ज़्यादा काम कर ही नहीं सकती। कुछ लोग बोलते हैं कि एंट इतना ज़्यादा काम कर ही नहीं सकती। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, ये लोग झूठ बोलते हैं कि एंट इतना ज़्यादा काम करती है, क्योंकि एंट एक छोटी सी क्रिएचर है, वो इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकती है। तो इसलिए जो एंट की लाइफ स्टोरी है ना उसे ऑलमोस्ट अनट्रू कहा जाता है। बट कुछ लोगों ने ना एंट को पेट की तरह भी रखा है। मतलब जैसे कि हम कुत्ते बिल्ली को पालते हैं वैसे कुछ लोगों ने एंट्स को भी पाला है। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रखते हैं अपने साथ। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें देखते हैं और उनका डेली बिहेवियर देखते हैं कि वो रोज़ क्या करती है। इन सब चीज़ों की वजह से हम एंट्स के बारे में आज इतने ज़्यादा फैक्ट्स जानते हैं, मतलब इतने ज़्यादा चीज़ें जानते हैं हम एंट के बारे में। जो एंट होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी सी होती है, हार्ड वर्किंग होती है और इंटेलिजेंट भी होती है। एन एंट यूज इट्स फीलर्स और एंटीनाज टू टॉक टू अदर एंट्स बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो फिर उसके बाद ये जो एंट्स होती है ना वो फीलर और एंटीनास का यूज़ करती है बात करने के लिए। मतलब एंटीनास जो उनके निकले हुए होते हैं उनके सर के ऊपर वो होते हैं उनके एंटीनास, तो उनका वो यूज़ करती हैं बात करने के लिए। एंड फीलर्स का यूज़ करती है वो फील करने के लिए। क्योंकि आपको एक फैक्ट पता है, जो एंट्स होती है वो देख नहीं सकती हैं। वो ट्रैवल वगैरह कैसे करती है, जो स्मेल वगैरह होती है उनसे वो ट्रैवल करती है। मतलब वो देख नहीं सकती, बट जो उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो उन्हें बात करनी होती है तो वो अपने एंटीना से बात करते हैं। फीलर से वो पता लगाते हैं कि उनके आसपास तो कोई नहीं है। वॉच अ रो ऑफ एंट मूविंग अप और डाउन द वॉल, ईच एंट greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. तो उसके बाद आपने कई बार ना एक रो ऑफ एंट्स देखी होगी जो कि दीवार से नीचे ऊपर हो रही होंगी। रो ऑफ बैंड मतलब बहुत सारी एंट्स जो लाइन बना के चल रही होंगी, पूरी एंट्स की एक लाइन होगी, तो वही होती है रो ऑफ एंट्स। तो आपने वो देखी होगी दीवार से उतरते हुए या तो दीवार से चढ़ते हुए। तो जो जितनी भी एंट्स होती है ना वो एक दूसरे को ग्रीट करती है, जो उनके अपोजिट डायरेक्शन से एंट्स आ रही होती है। मतलब एक वॉल है और वहाँ पे दो एंड्स की लाइन जा रही होती है। एक ये जो मतलब जो एरो ऊपर की तरफ है वो एक लाइन है और एक एरो नीचे की तरफ है वो एक लाइन है। तो वो पूरी लाइन में जाती है। तो जब सबसे आगे वाली एंड होती है वो स्मेल वगैरह जिससे भी वो कोऑर्डिनेट कर पाती है उसे आगे प्रोड्यूस करती है।
तो उसी का यूज़ करके जो सारी एंट्स होती है वो एक साथ एक लाइन में चलती है, एंड जो उधर साइड से एंट आ रही होती है उनको ग्रीट करती है। जैसे कि अभी हम हेलो, नमस्ते ये सब बोलते हैं तो ऐसे ग्रीटिंग होती है। तो उनके जो फीलर्स होते हैं ना, उन्हें टच करके वो ग्रीट करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि नहीं, कोई और एंट की भी रो लाइट उनकी साइड से जा रही है। There are many kind of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has 100 of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Other are nurseries for the young ones called grubs. तो जो एंट्स होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रकार की होती है, उनकी भी स्पीशीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एंट एक ही तरीके की होती है, एक ही कलर की होती है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होती है। हर स्पीशीज़ की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो इनमें से सबसे जो कॉमन एंट्स होती है ना, जो हर जगह पाई जाती है, वो होती है ब्लैक कलर की और रेड कलर की। ये दोनों जो एंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इनमें से भी बात करें तो ब्लैक कलर की जो एंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो हम ये जो चींटियाँ होती है ना, हम उन्हें देख तो बचपन से रहे हैं, मतलब जब से हम बच्चे थे तब से लेके अभी तक हम इन्हें देख रहे हैं। हमने कई बार इन्हें देखा है, पर हमने ना कभी इन पे ध्यान नहीं दिया, मतलब हमने कभी इन पे अटेंशन पे नहीं करी। मतलब फिर यहाँ पे हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर डू दे लिव, मतलब वो कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, तो वो रहते हैं अपने कंफर्टेबल घरों में जिन्हें नेस्ट कहते हैं। और एंट हिल्स कहते हैं, मतलब जो एंट की जो रहने की जगह होती है उसे एंट हिल्स कहते हैं, या फिर नेस्ट भी कहते हैं। तो जो ईच एंट हिल होती है, मतलब जो हर एक एंटिल होता है उसमें वो, मतलब उनका घर होता है एंटिल, और जो हर एक एंटिल होता है उसमें होते हैं कम से कम 100 ऑफ लिटिल रूम्स, मतलब 100-200 ऐसे छोटे छोटे से कमरे रहते हैं। और फिर उसके बाद एक पैसेज रहता है, मतलब जाने आने का रास्ता होता है। और कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है वो एग्स ले करती है, और जो कुछ रूम्स होते हैं वो होते हैं नर्सरी। नर्सरी का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं स्कूल टाइप के होते हैं, मतलब एंट्स का भी स्कूल होता है, एंट्स की एक पूरी कॉलोनी होती है, ये भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह ही रहती है। मतलब ये भी पहले घर बनाती हैं, फिर उसके बाद उस घर में वो कमरे बनाती हैं, फिर आने जाने के लिए पैसेज बनाती हैं ताकि सारे रूम्स ना आपस में कनेक्टेड रह सके, सारे रूम्स कनेक्टेड हो, इससे किसी एंट को कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद वो कुछ बनाती हैं स्कूल्स, जिसे कहते हैं नर्सरी। नर्सरी में होता ये है कि जो ग्रब्स होते हैं, मतलब ग्रब्स बोलते हैं छोटे एंट्स को, जो एंट के बच्चे होते हैं उन्हें ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे काम करना है। ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Reserved quarters. They spent most of their time searching for food. Some rooms serve as a storehouse for this food. Soldiers have separate brackets. No worker has even tired to live in a soldier's house. No soldier has even gone out for searching food. No worker or soldier or cleaner have even harmed a ground. तो अब हमें बता रहे हैं ना कि ये जो रूम्स थे उनका काम क्या होता है, तो ये हमें बता रहे हैं। तो कुछ रूम्स का काम होता है उसमें अंडे वगैरह रख देते हैं, कुछ रूम का काम होता है वो उनमें नर्सरीज बना देते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। कुछ रूम्स जो होते हैं वो मतलब रिजर्व क्वार्टर होते हैं वर्कर्स के लिए, मतलब जो वर्कर जो काम करते हैं वहाँ पे उनके लिए। फिर उसके बाद जो वर्कर होते हैं वो अपना सारा टाइम ना किस चीज़ में बिता देते हैं, खाना ढूंढने के लिए। और यहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें थी सारी सिस्टमेटिक तरीके से होती थी, मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई वर्कर कभी सोल्जर का काम कर दे, कोई सोल्जर कभी किसी वर्कर का काम कर दे, और कोई क्लीनर कभी मतलब सोल्जर की तरह चले जाए, कोई वर्कर कभी सोल्जर वाला काम कर दे, कोई वर्कर कभी सोल्जर के रूम में चले जाए। ये सारी चीज़ें ना करना वहाँ पर टोटली बैन था। और एक और चीज़ बैन थी, वो थी ग्रब्स को नुकसान पहुँचाना, मतलब जो छोटे छोटे एंट के बच्चे होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाना भी वहाँ पे पूरी तरीके से बैन था। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे काम इतने अच्छे तरीके से होता था ना कि कोई दिक्कत ही नहीं होती थी।
So you see, in an ant life is very peaceful. Each does its share of work, intelligence and bravely, and never fight with other members of the group. तो जो एंड की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल तरीके से जाती है. वो बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते ही करते हैं, बट जो उनकी ज़िंदगी होती है ना वो एकदम शांत होती है. मतलब बस सोल्जर्स को छोड़ के, क्योंकि सोल्जर्स को हो सकता है लड़ाई वगैरह भी करनी पड़ जाए दूसरी एंड्स से. तो ये जो इनका ग्रुप होता है ना पूरी एंड्स का, उसमें वो कभी लड़ाई नहीं करती हैं आपस में. और हर एक जो एंड होती है वो अपना काम पूरी निष्ठा से करती है, अपना पूरे इंटेलिजेंस से अपना काम करती है, पूरी ब्रेवली काम करती है. कोई भी एंड डरती नहीं है अपना, मतलब कोई भी सोल्जर एंड वगैरह डरते नहीं है लड़ाई करने में किसी और से. वो बस चाहते हैं कि उनका जो पूरा ग्रुप है वो सुरक्षित रहे, और वो अपने ग्रुप के अंदर भी किसी और से लड़ाई नहीं करते हैं. तो इसलिए ये जो एंड की लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट हार्ड वर्किंग भी होती है. सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.